गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इरूसाला में। इस वीडियो में हम लोग इरूटेरिया से वन लाइनर कंप्लीट करेंगे जो सार संग्रह है, स्मरणीय तथ्य संग्रह। तो इसका हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें साइंस कंप्लीट किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट करेंगे और इसे एग्जाम से पहले ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों के साथ लगी लंबी सीमा है। ठीक है, तो इसमें देश है और उस देश से सबसे लंबी सीमा जिस राज्य की लगी है वो है और उसका कितना किलोमीटर क्षेत्र लगा हुआ है। तो चलिए इसमें देखते हैं। बांग्लादेश से का पश्चिम बंगाल से सबसे लंबी सीमा लगा हुआ है और ये 2216 किलोमीटर है। चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश का सबसे लंबी सीमा 1080 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान राज्य की सबसे लंबी सीमा है और यहाँ 1070 किलोमीटर है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की लंबी सीमा है सबसे 651 किलोमीटर। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश के लगी हुई सीमा है, अरुणाचल प्रदेश है सबसे लंबी सीमा और 520 किलोमीटर है। भूटान के साथ देखा जाए तो असम है सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य और ये 286 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत के साथ जो पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या देख लेते हैं। तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगा हुआ है सीमा और पाँच राज्य सटे हुए हैं। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। तो चीन के साथ 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। पाकिस्तान के साथ भी 5 है, नेपाल के साथ भी 5 है, म्यांमार के साथ भी 4 है और ये 1683 किलोमीटर है। नेपाल का भी देख लीजिए 1751 किलोमीटर। भूटान का 699 किलोमीटर है और 4 राज्य इससे लगते हैं। अफगानिस्तान से देखें तो 1 लगता है और 106 किलोमीटर सीमा है। अब आगे देखते हैं। भारत स्थित है तो उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7 है। ठीक है, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या 3 है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है ये रेड क्लिफ रेखा है, ये 1947 किलोमीटर है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है और ये 1914 किलोमीटर है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है ये डुरंड रेखा है, 1896 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये राज्य हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या 5 है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के सीमा बनाती है संकोश नदी, जो है ये सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य सीमा काली नदी बनाती है। भारत एवं म्यांमार को कौन अलग करता है? पटकाई की पहाड़ियाँ। 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु। अब नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। तो ये 4 भागों में बटा है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और
असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है, इसका विस्तार 560 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता के मध्य है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। असम हिमालय लास्ट में है, तीस्ता एवं देहांग के मध्य है और ये 720 किलोमीटर है। अब देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य। तो जोजिला दर्रा लद्दाख में है, कराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिल दर्रा ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बड़ा लाचा भी हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जलेपला दर्रा सिक्किम में है, बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं तिब्बत से शिमला को कौन दर्रा जोड़ता है? सिपकीला दर्रा जोड़ता है, तिब्बत से शिमला को जोड़ता है। भारत को म्यांमार से तुजू दर्रा जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, ये बुर्जिल दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसको कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो है हिमाद्री या बृहद हिमालय भी इसको कहते हैं। आमेट, नामचा बरवा, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हिमालय का नवीनतम भाग को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय किसका उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वतमाला। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी अमरकंटक से ही निकलती है। ठीक है, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है। बाबा बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी की पहाड़ी पे दोनों मिलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनैमुडी है। अब देखेंगे भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल जो तट है ये कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है। गोलकुंडा तट है, ये कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक है। और उत्तरी सरकार जो तट है गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है। ये पूर्वी समुद्री तट था। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अब भारत के पश्चिमी समुद्र तट एवं उसका विभाजन। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक है। केनरा तट गोवा से मंगलुरु तक है। मालाबार तट जो है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। कांडला कहाँ है? गुजरात में। मारमा गोवा में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। नाहासोवा जो है महाराष्ट्र में है। मंगलुरु कर्नाटक में है। कोची केरल में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिण अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम स्थल कहाँ है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के निकट। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है संगपो के नाम से। संगपो नदियाँ और संगम देखते हैं। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ है? देवप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा एवं पिंडार का संगम
कर्णप्रयाग में, धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम विष्णुप्रयाग में है। अब देखेंगे नदी, उसके उद्गम स्थल और सहायक नदियाँ। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ सतलज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, झेलम है। गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है और यह यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी यमुनेत्री से निकलती है। चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियाँ हैं। कोसी नदी देखें तो गोसाई थान चोटी से निकलती है। लिखू, दूधकोसी, भुटकोसी, यारू ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और हालन, बंजार, तवा इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चेम, युंग, डुंग, हिमानी से निकलती है मानसरोवर झील के पास से। और मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी सिहावा के पास निकलती है छत्तीसगढ़। इसकी सहायक नदियां देखें तो ब्राह्मणी और बैतरणी है। कृष्णा नदी देखें महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा की सहायक नदी हैं। गोदावरी नदी त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है। वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा, प्राणहिता ये इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, भवानी, अमरावती, हेमावती ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब प्रमुख जल संधियां देखते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। डंकन पास लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच है। कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच है। पाक स्टेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। भारत की सबसे तटीय झील, सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। सबसे खारे पानी की झील है, भारत में सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। चोलामू झील। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील लोनार झील है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील है हुसैन सागर झील। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। ये 455 मीटर ऊंचा है। भार चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात कर्नाटक में है। नेक्स्ट है बिहार जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में स्थित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारत की जलवायु कैसी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। ये तमिलनाडु के तटों पर वर्षा करती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है, पोटास की, और भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने से होता है? तो ये काली मिट्टी का। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात में है। कपास की खेती के लिए इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण? लाल मिट्टी का रंग लाल होता है तो ये लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। इस मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन ई ब्रॉलोग को जाना जाता है और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1967-68 में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत
1960 में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। कृषि क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियाँ देखते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, पंबा सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में किया गया। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था 1955 में रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था 1959 में जर्मनी के सहयोग से। बोकारो ईस्ट स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था 1964 में रूस के सहयोग से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में हुई थी। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। भारतीय जूट निगम का स्थापना हुआ था 1971 में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी का स्थापना जो हुआ था 1936 में। मध्य प्रदेश का नेपा नगर ये प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना 1951 में हुआ था। प्रमुख उद्योग एवं उसके स्थापना वर्ष। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में स्थापित हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में। भारतीय हथकरघा बोर्ड जो है 1950 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में हुआ था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, 47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर है। भारतमाला परियोजना सड़क निर्माण से संबंधित है। सागरमाला परियोजना जो है बंदरगाह विकास से संबंधित है। अब आगे देखते हैं विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 में। विश्व की बात हो रही। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी? 1925 में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1969 में 1969 है ये में चलाई गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया 1924-25 में। एकवर्त कमेटी के सिफारिश पे अलग किया गया था। रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल कर लिया गया था 2017 में। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत जो हुई थी 1984 में। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई है 2002 में। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था 2014 में मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? बड़ौदा, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जो मुंबई में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई में है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला में है। अब राष्ट्रीय जल मार्ग वो उसकी लंबाई और कहाँ से कहाँ तक है ये, तो NW1 जो है 1620 किलोमीटर है और ये सबसे लंबा है इलाहाबाद से हल्दिया तक। NW2 जो है 891 किलोमीटर सादिया से धुबरी तक है। NW3 205 किलोमीटर कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। NW4 जो है 1095 किलोमीटर है काकीनाडा से मरकानम तक है। NW5 623 किलोमीटर है तलचर से धमरा तक। NW6 121 किलोमीटर है
लखीमपुर से भांगा तक। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ और उसकी लंबाई। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। गोदावरी 6465 किलोमीटर है। कृष्णा 1400 किलोमीटर है। देखिए गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर है और कृष्णा जो है 1400 किलोमीटर है। नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर है। कावेरी जो है 800 किलोमीटर है। अब देखेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और संबंधित देश। मौना लोआ हवाई द्वीप में है, यूएसए। कियाल हवाई द्वीप में है, यूएसए। माउंट सेंट हेलेंस ये यूएसए में है। माउंट सस्ता ये भी यूएसए में है। माउंट एटना इटली में है। विसुवियस इटली में है। और ओजोस डेल सलाडो ये कहाँ है? चिली एवं अर्जेंटीना में। फ्यूजियामा जापान में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। किलीमंजारो ये तंजानिया में है। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो यह स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरनद्वीप है। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। क्या निकलता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प निकलता है। ठीक है, जलवाष्प। और विश्व की प्रमुख घाटियाँ। हम्बर घाटी कनाडा में है। मृतक घाटी कैलिफोर्निया में है। लोयर घाटी फ्रांस में है। पो घाटी इटली में है। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में है। चितवन घाटी नेपाल में। टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। भारत की प्रमुख घाटियाँ देखते हैं। मरखा घाटी लद्दाख में है। पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। जुकू घाटी नागालैंड में है। अब देखेंगे भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश। तो ये है इक्वाडोर, साओ टोम और प्रिंसिपी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया और किरिबाती, कोलंबिया, गैबोन, युगांडा, मालदीव, ब्राज़ील, कांगो, केन्या, इंडोनेशिया ये सभी भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश हैं। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश देखिए। हवाई द्वीप, अल्जीरिया, भारत, मेक्सिको, चाड, बांग्लादेश, बहामास, लीबिया, म्यांमार, माली, सऊदी अरब, चीन, मारितानिया, मिस्र, ओमान, नाइजर, संयुक्त अरब अमीरात और ताइवान ये सभी कहाँ? कर्क रेखा पर स्थित देश हैं। इसको मैप के साथ देख लीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश है चिली, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नामीबिया, मोजाम्बिक, टोंगा, पराग्वे, बोत्सवाना, मेडागास्कर और फ्रेंच पोलिनेशिया। नेक्स्ट है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये लिम्पोपो नदी है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कांगो नदी है। और कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान देखेंगे तो ये सवाना कहाँ है? अफ्रीका में। कंबोज कहाँ है? ब्राज़ील में। लानोस वेनेजुएला में है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान प्रेयरी यूएसए कनाडा में है। पंपास अर्जेंटीना में। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखेंगे एशिया के प्रमुख स्थल रुद्ध देश। तो अर्मेनिया है, उज्बेकिस्तान है, नेपाल है, अजरबैजान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ये लाओस। तो ये सभी एशिया के प्रमुख स्थल रुद्ध लैंडलॉक कंट्री जिसको कहते हैं ये है। यूरोप के देखिए लैंडलॉक कंट्री अंडोरा, ऑस्ट्रिया, माल्डोवा, मैसेडोनिया, लिंचेस्टाइन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, सैन मरीनो, स्विट्जरलैंड, बेलारूस, सर्बिया, वेटिकन सिटी, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया, कोसोवो ये सभी यूरोप के प्रमुख स्थल रुद्ध देश हैं। अफ्रीका के प्रमुख स्थल रुद्ध देश देखते हैं लैंडलॉक कंट्री। तो माली है, सेंट्रल रिपब्लिक, बुरुंडी, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, साउथ सूडान, युगांडा, लेसोथो, नाइजर, इथियोपिया, जाम्बिया, मलावी,
चाड, रवांडा, जिम्बाब्वे, ये सभी अफ्रीका के स्थलरुद्ध देश हैं। दक्षिण अमेरिका में 2 ही है, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं। तो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो ठंडी में देखें हम्बोल्ट है, कैलिफोर्निया है और क्यूराइल है, अंटार्कटिका, ये सभी ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। और गर्म जलधारा क्यूरोसियो, अलास्का, सुसिम जलधारा, एल्निनो, ये सभी गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा में लेब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा। गर्म जलधारा देखें तो अटलांटिक की गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राज़ील जलधारा और इरमिंजर जलधारा, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, ये सभी हैं। प्रमुख जल डमरू मध्य देखते हैं। संबंधित सागर बेरिंग जो है, बेरिंग आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के बीच है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक के बीच है। डोअर जल डमरू मध्य है उत्तरी सागर एवं अटलांटिक के बीच। मलक्का जावा सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच। फ्लोरिडा जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक बीच। पाक जो है पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच है। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप जो है हिंद महासागर में है। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे एशिया महाद्वीप की जो विशेषता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? स्वेज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समानांतर है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन आता है? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आता है। अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखेंगे। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है। ये तीनों ही अफ्रीकी महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। बुशमैन पिग्मी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़े हीरे की खान है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। स्टेनली जलप्रपात है कांगो नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। उत्तरी अमेरिका देखते हैं तो विश्व की नई दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए तथा कनाडा के मध्य स्थित है। सिलिकॉन वैली के रूप में सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। सिलिकॉन वैली। अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है ये सुपीरियर झील है। अब यूरोप महाद्वीप के बारे में देखते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। फैशन की नगरी के रूप में फ्रांस को जाना जाता है। विश्व का वो अन्न भंडार के रूप में यूक्रेन को जाना जाता है। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट है ये कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। कृषि प्रधान देश होने के कारण इसे कहा जाता है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। काकेसस जो है ये राज्य के रूप में जाना जाता है। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान इन तीनों को मिलाकर काकेसस राज्य के रूप में जाना जाता है। विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत पिरेनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के मध्य स्थित है। आल्प्स पर्वत जो है फ्रांस एवं इटली के बीच है। जूरा पर्वत फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के बीच है।
वासजेस जो पर्वत है ये फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य है। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था, दक्षिणी गंगोत्री इसका नाम है, और ये 1983 में। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था, ये मैत्री है, 1989 में। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य का व्यास कितना है, तो ये 13,52,000 किलोमीटर है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य का ताप मिलता है, सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग इसे मिलता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय जो लगता है 8 मिनट 16 सेकंड का होता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकंड लगता है। पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और बाह्य ग्रह के उदाहरण देखें तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र, पृथ्वी स्थित है मंगल एवं शुक्र के मध्य स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले जो ग्रह हैं ये शुक्र एवं अरुण है। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है ये बुध तथा शुक्र है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह बुध है। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है, तो ये बुध है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन सा ग्रह? घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, तो ये शुक्र है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है, मंगल का ये उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शल ने। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है अरुण को। वरुण ग्रह की खोज की थी जॉन गाले ने। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है, तो ये वरुण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है परिक्रमण के कारण। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा सूर्य है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। लिबनिट्स पर्वत जो है ये चंद्रमा पर है। जीवाश्म ग्रह के रूप में चंद्रमा को जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना भाग दिखता है? केवल 57% भाग ही दिखता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। और एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। बौने ग्रह के उदाहरण हैं यम, सेरस एवं चिरौन। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ता है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है और ये 4 जुलाई को होता है। और पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो इसे स्थिति को उपसौर कहा जाता है और ये 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 181 है और देशांतरों की कुल संख्या 360 है। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है और ये अमावस्या के दिन होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं और ये पूर्णिमा के दिन होता है। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? 24। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। दक्षिण गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं देखते हैं तो अयाला फ्रांस में बहती है। सुखोवे जो है रूस एवं कजाकिस्तान की है। बागेयो फिलीपींस द्वीप समूह में है। गारिज दक्षिण पूर्वी ईरान में है और सामुन जो है ईरान में है। वर्गस दक्षिण अफ्रीका में है।
ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप में पाया जाता है। विश्व की प्रमुख ठंडी हवाएं मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में पाया जाता है। बोरा एडियाटिक तट पे। नॉर्टी है अमेरिका में, नॉर्दर्न अमेरिका का है। पैम्पिरो अर्जेंटीना का है। पैपियागाओ मैक्सिको का है। हबूब सूडान का। और सिस्टोन पूर्वी ईरान में बहता है। नेवाडोस इक्वाडोर में। बिलीवाब जो है अलास्का में बहता है। अब देखते हैं आगे, देखेंगे एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल। तो अल नाफूद सऊदी अरब में है। दस्त ए लूट ईरान में है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में है। तकला मकान चीन में हो गया। गोबी जो है चीन एवं मंगोलिया में स्थित है। अफ्रीका में स्थित मरुस्थल कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका में है। जुराब जो है चाड में है। बायूदा सूडान में है। अल्जौफ माली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका में स्थित रेड डेजर्ट, ये यूएसए में है। मुजावे यूएसए। कोलोराडो यूएसए में है। चिहुआहुआन ये यूएसए एवं मैक्सिको में है। सोनोरन जो है यूएसए एवं मैक्सिको में है। दक्षिण अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल अटाकामा चिली में है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल गिब्सन पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया जो है दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व के प्रमुख पर्वत आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप में है। गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया में है। एपिनाइन पर्वत जो है इटली में है। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। देखते हैं आगे, अब हम लोग पॉलिटी देखेंगे, ठीक है, राज्य व्यवस्था। तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था 1773 में। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया। तो 1784 में इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का भी गठन किया गया। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, भारत का कंपनी के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था इसको छीन लिया गया तथा चीन और पूर्वी देशों के साथ जो चाय के व्यापार थे उसका एकाधिकार अभी प्राप्त रहा कंपनी को। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। नेक्स्ट है ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। और इसी समय बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। और इसी समय इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को हाथों में सौंपा गया। इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ये किया गया कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है ये 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा
कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि का उपबंध किया गया 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत, और इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार नियम के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसी अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीय, ईसाइयों और यूरोपियों के लिए भी निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह एक गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था 4 जुलाई 1947 को, ठीक है, 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराओं की जो संख्या थी ये 20 धाराएं थी। अब देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियां जो थी और उसके अध्यक्ष। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संहति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष ये आपके वल्लभ भाई पटेल थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। इसी में संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी और इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या 7 थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के लिए अलग संविधान सभा के गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था किसने? के.एम. मुंशी ने। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है? तो ये बेरूबाड़ी वाद ने। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है? तो ये केशवानंद भारती वाद।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय और स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब भारतीय संविधान के स्रोत देखते हैं। अमेरिका से, ब्रिटेन से और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो देखते हैं। अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय आपात, ये सभी किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से देखें तो ब्रिटेन से आपका हो जाएगा एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और संसदात्मक शासन प्रणालियाँ ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से देखें तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संसद का संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से देखें तो नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन, ये आयरलैंड से। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, ये सभी। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सभी लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। अब देखेंगे आगे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली और सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था 1956 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या 5 है। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में किया गया है। विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। अनुसूची जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख 6ठी अनुसूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी में। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में दिया गया है। अब भारत के विभिन्न पदाधिकारी शपथ एवं त्यागपत्र, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और ये त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राज्यपाल को राज्य के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाता है। और उपराष्ट्रपति को देखें, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को, राज्यपाल भी राष्ट्रपति को और मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा। कहते हैं विभिन्न पदाधिकारियों का मासिक वेतन। राष्ट्रपति का 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का 3,50,000 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2,50,000 है। अब देखेंगे भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। तो भाग देखते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है और इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है, इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में
अनुच्छेद 12 से 35 तक है, मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भाग 4 में 36 से 51 तक अनुच्छेद है और इसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 क में 51 क अनुच्छेद है और ये मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य 51 क में मूल कर्तव्य का वर्णन है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है और इसमें संघ का उल्लेख किया गया है। अब भाग 6 में देखें तो अनुच्छेद इसमें कितना है, 152 से 237 तक है, इसमें राज्य का उल्लेख किया गया है। भाग 7 में अनुच्छेद 238 है और इसमें पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य हैं। भाग 8 में 239 से 242 तक अनुच्छेद है और इसमें संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 9 में 243 क से लेके 9 तक है और पंचायत का उल्लेख है। भाग 9 क में 243 त से लेकर 243 य छ तक है और इसमें नगरपालिका का वर्णन किया गया है। 9 ख में अनुच्छेद 243 य ज से लेकर य न तक है और इसमें सहकारी समितियों का उल्लेख है। भाग 10 में अनुच्छेद 244 का उल्लेख किया गया है और इसमें अनुच्छेद 244 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक है और इसमें संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख है। भाग 12 में 264 से 300 क तक है, इसमें वित्त, संपत्ति, संविदा एवं माध्य का उल्लेख किया गया है। भाग 13 में 301 से 307 तक है और इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है। भाग 14 है, ये अनुच्छेद 308 से 323 तक, इसमें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है। भाग 14 क में 323 क से ख तक है और इसमें अधिकरण का उल्लेख है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है, निर्वाचन संबंधित है। भाग 16 में 330 से 342 तक है और ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। भाग 17 में 343 से 351 तक है और इसमें राजभाषा का उल्लेख है। भाग 18 में 352 से 360 तक का है और इसमें आपात उपबंध का उल्लेख है। भाग 19 में 361 से 367 तक है और इसमें प्रकीर्णन का उल्लेख किया गया है। भाग 20 में 368 अनुच्छेद है और संविधान संशोधन इसमें है। भाग 21 369 से 392 तक, इसमें अस्थायी विशेष उपबंध का उल्लेख है। भाग 22 में 393 से 395 तक और इसमें संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है, तो 3 प्रकार से हो सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था 1955 में। भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जा सकता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात अनुच्छेद 14 में है। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध का वर्णन जो किया गया अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। अब आगे देखते हैं, अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख अनुच्छेद 17 में है। तो नेक्स्ट देखते हैं, उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 18 में। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 में। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 20 है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 क में।
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 22 में। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख, ये अनुच्छेद 24 में। अब देखेंगे मौलिक अधिकार, ये 6 ठो जो मौलिक अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 14 से 18, इसमें समता या समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 6 है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19A में है। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 30 में। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, तो 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 में। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 37 में। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 38 में। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39 क में। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है, ये अनुच्छेद है 41। प्रसूति सहायता एवं काम की न्याय संगत मानव उचित दशाओं का उल्लेख अनुच्छेद 42 के तहत। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 34 में किया गया है। 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, इनके लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 45 में किया गया है। SC ST एवं दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख अनुच्छेद 46 में किया गया 46 में। मद्यपान निषेध, पोषाहार स्तर, लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख 48 क में किया गया है। राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक्करण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, KT शाह ने कहा था। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 1976 में। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन द्वारा किन 2 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है, तो ये दिल्ली व पुडुचेरी।
और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद कौन सा 56 में किया गया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है 15,000 रुपये। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन पात्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु अर्हताओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो उल्लेख है 108 में है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 अनुच्छेद 123 में प्रदान की गई है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। किस अनुच्छेद में भारत का एक राष्ट्रपति होगा उल्लेख किया गया है? तो यह अनुच्छेद है 63 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 64 में। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74(1) में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75(1) में। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो ये 15% होना चाहिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। नेक्स्ट है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे चौधरी चरण सिंह। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे 13 दिन। भारत की संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर। भारतीय संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 में। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 250। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये 84 सीटें हैं। और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की जो आयु है ये 21 वर्ष था पहले, अब 18 वर्ष करा गया है। तो ये 61 संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, 61वें संविधान संशोधन में। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु आयु सीमा 25 वर्ष है। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक वृद्धि किया जा सकता है? तो ये 1 वर्ष तक। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु कनपूर्ति कितना होना चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा में पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव
करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है तो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार। किसी संसद सदस्य की योग्यता या अयोग्यता से संबंधित विषय पर अंतिम निर्णय लेता है चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों कार्यवाही से अनुपस्थित ठीक है अब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो 60 दिनों तक ठीक है 60 दिनों तक बिना अनुमति के होने पे ऐसा होगा। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं, ये महान्यायवादी को ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 76 में उल्लेख है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 के तहत सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। भारत की संचित निधि भारित व्यय निम्न है। कौन कौन है? राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य भत्ता, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, कोई ऐसा ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है। तो भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। भारत आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया था, 1950 में पारित किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की अधिकतम सीमा है 65 वर्ष। भारत में लोकहित मुकदमा की अवधारणा लाने का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती को जाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है? क्षेत्राधिकार। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है? तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 129 है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 214 में। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा का उल्लेख है? अनुच्छेद 215 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राज्यपाल। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्य के समस्त जो कार्यपालिका कार्य संपादित होते हैं तो ये राज्यपाल के नाम से। राज्य के मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? ये राज्यपाल होता है। अभी पश्चिम बंगाल ने इसे मुख्यमंत्री कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य विधानमंडल को 17वां और उसका 17वां तथा विघटन करने का अधिकार राज्यपाल को है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 169 में है। विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। अब नेक्स्ट देखते हैं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग होना चाहिए। वर्तमान में 2022 तक भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।
विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ये 1/6 भाग। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या, तो अधिकतम 500 होनी चाहिए, न्यूनतम 60 होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु आयु जो है 25 वर्ष है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 167 में किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा संचालित होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय है और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में मूल रूप से जब संविधान बना था तब ये था 97 विषय था संघ सूची में, राज्य सूची में 66 था और समवर्ती सूची में 47 था। संघ सूची में क्या क्या आता है? रक्षा, विदेशी मामले, जनगणना, रेल परिवहन, टेलीफोन, डाक एवं तार, ये सभी संघ, अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये सभी आता है। राज्य सूची में कृषि है, स्थानीय स्वशासन है, लोक व्यवस्था है, कारागार है, भू राजस्व है, सिंचाई है, पुलिस है। समवर्ती सूची में शिक्षा है, समाचार पत्र है, परिवार नियोजन है, वन है, जनसंख्या नियंत्रण और कारखाना है और आर्थिक नियोजन है, ये सभी आता है। संसद को राष्ट्र हित का ध्यान में रख राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 में है के अंतर्गत दिया गया है अधिकार। संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 253 में है। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1983 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंध सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट कब पेश किया था? 1987 में। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु पूछी आयोग का गठन 2007 में किया था। एक देखिए, अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख अनुच्छेद 262 में किया गया है। केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये अरविंद पनघड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर कहा था? तो के संथानम ने। केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? 5। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 243 I में है। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष NK सिंह थे। 2021 से 26 इनका काल था। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना 1926 में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो पूरा हो जाए वो होता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। इससे पहले 1 सदस्यीय था।
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पूरा पहले हो। भारत में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले केरल में किया गया था 1982 में। ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य जो है ये गोवा बना। वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। किस वर्ष से चुनाव आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया जाने लगा? 1993 से। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। पहली परिसीमन आयोग का गठन 1992 में हुआ था। अब देखते हैं ये वरीयता क्रम है, तो विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयताकरण पहले नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे हैं प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर अपने राज्यों में राज्यपाल, पांचवें भूतपूर्व जो राष्ट्रपति हैं, छठे स्थान पे भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, सातवें स्थान पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्यों में मुख्यमंत्री, आठवें स्थान पे राजदूत होते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। बीजी खरे की अध्यक्ष थे। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये 22 भाषा हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो ये 21वें संविधान संशोधन 1967 में। किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में। किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो अनुच्छेद है 350 क। किस अनुच्छेद में हिंदू को प्रोत्साहन देने की तो बात कही गई है? अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों को स्वीकृत अनिवार्य है? तो ये 1 माह। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो यह अनुच्छेद है 20-21। भारत में पहली आपातकाल की घोषणा 1962 में चीनी आक्रमण के समय की गई थी। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? 2 माह तक। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो ये पंजाब में 1951 में। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो 2 माह के अंदर। देखेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ध्वज, गान, ये सब। कैलेंडर, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को। और राष्ट्रीय नदी गंगा ये 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया। भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया। तो ये भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। केवल इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7।
लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। किस समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है? लोक लेखा समिति को। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये लोक लेखा समिति को। सामान्यतः किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो ये विरोधी दल के नेता को। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? लोकसभा को। सार्वजनिक उपक्रमों सहित कुल सदस्यों की संख्या 22 है। सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है उसमें 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभ आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को किया गया राजस्थान से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था? तो ये बिहार ने दिया था। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी? थुंगन समिति ने। किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही है? तो ये एल.एम. सिंघवी समिति ने। पंचायत किस सूची का विषय है? ये राज सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियां, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। अशोक मेहता समिति ये 1977 में। पी.बी. के राय समिति 1985 में। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। पी.के. थुंगन समिति 1988 में। अब देखते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना संबंधित है। अनुच्छेद 3 है राज्य क्षेत्रों के सीमा नामों में परिवर्तन से संबंधित। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद के गठन संबंधित है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित है। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन संबंधित है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 111 इसमें क्या है? सदन द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। अनुच्छेद 112 में है संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। अनुच्छेद 169 जो है ये विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 200 जो है विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति। अनुच्छेद 213 ये राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 214 राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 300 क जो है ये संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। पहले यह मौलिक अधिकार का भाग था। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 326 नागरिकों को मताधिकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग संबंधित है। अनुच्छेद 338 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच हेतु गठित आयोग। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये हो गया आपका। अब
नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का शुरुआत 1862 में हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1 अप्रैल 1957 में हुआ था। भारत में मुद्रा का पहली बार जो अवमूल्यन हुआ था 1949 में। भारत में मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन 1966 में। भारत में मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन 1991 में हुआ था। भारत में नोट निर्गमन की प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया 1956 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी अपनाया गया फ्रांस में। भारत में जीएसटी लागू हुआ है ये 2017 में। भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? ये कनाडा। भारत में जीएसटी लागू का सुझाव जो है किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने। जीएसटी नंबर में अंकों की कुल संख्या 15 है। जीएसटी परिषद का गठन किया गया अनुच्छेद 289A में। किस संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया था? ये 101वां संविधान संशोधन 2016 में। भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है? रूस से। अनवरत योजना लागू किया था 1978 से 80 के बीच। नई आर्थिक सुधार नीति को शुरू किया गया था 1991। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ठीक है। और भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 1980 में। भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो ये इकोनॉमी संबंधित था। तो आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साइंस का देखेंगे। साइंस के जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको यहाँ देखेंगे।